जय हिंद दोस्तों, रक्षित करना के चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूं कि आप अच्छे होंगे। दोस्तों 8 सीपीसी की लेटेस्ट अपडेट, ताजा जानकारियां आपको समय समय पर मिलती रहती है मेरे चैनल के माध्यम से। और सारी जानकारियां ऑथेंटिक होती हैं, रियल होती हैं, विश्वसनीय होती हैं। तभी काफी पेंशनर्स मेरा वीडियो देखते हैं और मेरे वीडियो को शेयर भी करते हैं। सारी जानकारियां जस्टिफिकेशन के आधार पर होती है, डॉक्यूमेंट प्रूफ पे। अब दोस्तों एक और जानकारी आई है 8 सीपीसी पे। एक लेटेस्ट लेटर जारी हुआ है 8 सीपीसी पे। और दोस्तों ये लेटर लिखा गया है नेवी फाउंडेशन के द्वारा, और ये लेटर भेजा गया है नेवल हेडक्वार्टर को, ताकि नेवल हेडक्वार्टर 8 सीपीसी पर जो आपकी मांगे हैं वो भारत सरकार को दे सके। काफी महत्वपूर्ण ये लेटर है, काफी महत्वपूर्ण मांगे इसमें लिखी हुई है 8 सीपीसी पर। सारी जानकारी दोस्तों मैं आपको दूंगा ये लेटर दिखाकर। जैसे कि दोस्तों आप पीछे थंबनेल में देख रहे हैं, आ गया 8 सीपीसी पर नया लेटर उपराष्ट्रपति का। जी हां दोस्तों, नेवी फाउंडेशन के जो वाइस प्रेसिडेंट हैं, उपराष्ट्रपति हैं, उन्होंने ये लेटर लिखा है और नेवल हेडक्वार्टर को दिया है। सेना के रक्षा अधिकारी को लेटर, फिटमेंट फैक्टर के बारे में इस लेटर में बताया गया है कि कितना फिटमेंट फैक्टर होगा 8 सीपीसी का। डीए के बारे में बताया कि किस तरीके से फिटमेंट फैक्टर निकाला जाता है, डीए को मर्ज करके बेसिक में। साथ ही साथ मिलिट्री सर्विस पे के बारे में बताया गया कि मिलिट्री सर्विस पे बढ़ाई जाए 8 सीपीसी में। और भी दोस्तों तमाम मुद्दे हैं इस लेटर में, वो भी मैं आपको आगे समझाऊंगा। 8वें पे कमीशन पर सीधी बात, जी हां दोस्तों 8 सीपीसी पर सीधी बात करी गई है इस लेटर में। सारी जानकारियां 8वें वेतन आयोग पर है इस लेटर में। चलते हैं दोस्तों इस लेटर को समझते हैं, लेकिन आगे बढ़ने से पहले एक छोटी सी अपील दोस्तों मैं आपसे करूंगा, और अपील है चैनल सब्सक्राइब की। देखने में आया है कि 34% ऐसे पेंशनर्स हैं, फैमिली पेंशनर्स हैं, जो बिना चैनल सब्सक्राइब किए वीडियो को देखते हैं, जिससे क्या हो रहा है, मेरी जानकारी या इंफॉर्मेशन उनको तुरंत नहीं मिल पा रही। तो दोस्तों अगर आप पहली बार मेरा चैनल विजिट करते हैं या फिर आप वीडियो को पहली बार देखते हैं, तो सबसे पहले दोस्तों आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि मेरी जानकारी या इंफॉर्मेशन, वीडियो के नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल पाए। चैनल का नाम है रक्षित खन्ना, क्योंकि दोस्तों इस चैनल के माध्यम से लेटेस्ट जानकारियां आपको दी जाती हैं समय समय पर। तो दोस्तों जो ये परसेंटेज है 34% का, जिन पेंशनर्स ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, तो चैनल सब्सक्राइब करके इस परसेंटेज को आप 100% तक पहुंचाइए, और सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करें। चलते हैं दोस्तों लेटर समझते हैं। दोस्तों ये लेटर है नेवी फाउंडेशन विशाखापट्टनम चैप्टर का, 14 मई 2025 का ये लेटर है। इन्होंने दोस्तों ये लेटर भेजा है इंटीग्रेटेड हेडक्वार्टर, नेवल हेडक्वार्टर को। जी हां दोस्तों, जो नेवल हेडक्वार्टर है उनको लेटर भेजा है 8 सीपीसी पे। प्रपोजल ऑन पे एंड पेंशन स्ट्रक्चर फॉर 8 सीपीसी। किस तरीके का प्रपोजल होना चाहिए 8 सीपीसी का, पे पेंशन पे, सारी जानकारी इन्होंने दी है। दोस्तों काफी बड़ा ये लेटर है, 5 पेज का, लेकिन मैं आपको समराइज करके समझाऊंगा। मैं आपको मेन पॉइंट समझाऊंगा जो मैंने इसमें से निकाले हैं आपके मतलब के। तो दोस्तों सारी जानकारी मैं आपको दूंगा इस लेटर के बारे में। सबसे पहला पॉइंट है दोस्तों, 14 मई 2025 को नेवी फाउंडेशन विशाखापट्टनम के वाइस प्रेसिडेंट ने भेजा प्रस्ताव, प्रपोजल है 8 सीपीसी पे, एक प्रस्ताव है जो भेजा गया है नेवल हेडक्वार्टर को। सबसे पहले जवानों, जेसीओस अधिकारियों की पेंशन के बारे में लिखा है। जो दोस्तों इस लेटर में नेवी फाउंडेशन ने सबसे पहले बताया है नेवल हेडक्वार्टर को कि पेंशन क्या है अधिकारियों की, या फिर पीबीओआर की, जेसीओस की, ओआरस की। सबसे पहले पेंशन के बारे में बताया कि किन क्वालिफाइंग सर्विस पे पेंशन दी जाती है। क्वालिफाइंग सर्विस क्या है अधिकारियों की या फिर पीबीओआर की, पेंशन लेने के लिए। अधिकारियों को पेंशन देने के लिए मिनिमम सर्विस है 20 साल, और पीबीओआर के लिए है 15 साल। यानी इतनी आपकी मिनिमम सर्विस होनी चाहिए, तभी आपको पेंशन मिलेगी। पेंशन का 50% पेंशन दी जाती है। फिर इन्होंने बताया कि जो पेंशन दी जाती है वो दी जाती है लास्ट पे डॉन का 50% पेंशन। 7 सीपीसी की मिनिमम बेसिक पेंशन है 9,000 और बेसिक पे है 18,000। इन्होंने बेसिक पेंशन के बारे में बताया और बेसिक पे के बारे में बताया। 7 सीपीसी में मिनिमम पे है 18,000 और 18,000 का आधा बेसिक पेंशन है 9,000 रुपए, जो पेंशनर्स को, फैमिली पेंशनर्स को मिलती है।
फिर दूसरा पॉइंट इन्होंने बताया ओआरओपी के बारे में। ओआरओपी की डेफिनेशन समझाई कि ओआरओपी का मतलब क्या है। क्या ओआरओपी अधिकारियों के लिए है या फिर पीबीओआर के लिए है? असली मतलब क्या है वन रैंक वन पेंशन का। 1 जुलाई 2014 से ओआरओपी दी गई पीबीओआर और अधिकारियों को। ओआरओपी का मतलब समान रैंक समान सर्विस की पेंशन देना बिना भेदभाव किए, डेट ऑफ रिटायरमेंट की चिंता किए बिना। वन रैंक वन पेंशन का मतलब क्या है? एक ही पेंशन एक ही सर्विस पे या फिर एक ही रैंक पे, ग्रुप अलग अलग हो उसके हिसाब से पेंशन, लेकिन वन रैंक वन पेंशन, और वो भी डेट ऑफ रिटायरमेंट की चिंता किए बिना। तो डेफिनेशन समझाई सबसे पहले। ओआरओपी को हर एक 5 साल बाद रिवाइज किया जाता है गवर्नमेंट की पॉलिसी के अनुसार। जो गवर्नमेंट का लेटर है नवंबर वाला, उसमें हर एक 5 साल में पेंशन संशोधन की बात करी है ओआरओपी की। ओआरओपी 2 कब से मिली? 1 जुलाई 2019 से। ओआरओपी 3 कब से मिली? 1 जुलाई 2024 से। यानी समय समय पर अधिकारियों की, पीबीओआर की ओआरओपी रिवाइज करी जाती है। तो सबसे पहले ओआरओपी की डेफिनेशन समझाई। फिर तीसरा पॉइंट है अधिकारियों की पेंशन पे में प्रॉब्लम। 6 सीपीसी और 7 सीपीसी के पे पेंशन पे स्केल ग्रेड पे का भी जिक्र किया है। जी हाँ दोस्तों जो ये लेटर है इसमें पे पेंशन साथ ही साथ पे स्ट्रक्चर का जिक्र किया है इस लेटर में। और इन्होंने बताया है कि अधिकारियों की पेंशन ठीक नहीं है, अधिकारियों को कम पेंशन मिल रही है। साथ ही साथ जो सिविलियंस है उनके पे स्केल का भी जिक्र करा है। 6 सीपीसी और 7 सीपीसी के पे पेंशन पे स्केल ग्रेड पे का भी जिक्र किया है इस लेटर में। और कहा है 8 सीपीसी में अधिकारियों की पेंशन पे सुधारी जाए। जहां दोस्तों अधिकारियों की कुछ पेंशन में गड़बड़ियां हैं 7 सीपीसी में, तो उसको सुधारा जाए सबसे पहले 8 सीपीसी में। सिविल की पोस्ट और पे स्केल का भी जिक्र किया है। जी हाँ दोस्तों, जो सिविल की पोस्ट है उसके समान अधिकारियों को कम पेंशन मिल रही है। अधिकारियों का जो पे स्केल है उसमें कुछ गड़बड़ी है, पेंशन में गड़बड़ी है, पे में गड़बड़ी है, तो उसको सुधारा जाए 8 सीपीसी में। तो दोस्तों ये मांग भी रखी। फिर दोस्तों अगला पॉइंट है मिनिमम फिटमेंट फैक्टर के बारे में बताया। फिटमेंट फैक्टर के बारे में बताया। फिटमेंट फैक्टर डीए को बेसिक में मर्ज करके निकाला जाता है। इन्होंने बताया कि फिटमेंट फैक्टर निकाला जाता है डीए डीआर के रेट के हिसाब से। डीए को मर्ज करा जाता है बेसिक में और बेसिक ली जाती है 100, तो फॉर्मूले के हिसाब से फिटमेंट फैक्टर निकाला जाता है। और साथ ही साथ गवर्नमेंट का पे पेंशन बढ़ाने का परसेंटेज भी जोड़ा जाता है। जितना भारत सरकार पे कमीशन में बढ़ाती है पे पेंशन, उसका परसेंटेज भी लिया जाता है फिटमेंट फैक्टर निकालने के लिए डीए मर्ज के साथ साथ। 1/1/2026 से अगर डीए 61% होता है तो 8 सीपीसी का फिटमेंट फैक्टर 1.93 निकलता है। जी हाँ दोस्तों इन एसोसिएशन ने फिटमेंट फैक्टर निकाला है 8 सीपीसी का 1.93 इन्होंने निकाला है। और यही प्रपोजल भेज दिया है नेवल हेडक्वार्टर को, और नेवल हेडक्वार्टर इस प्रपोजल को भेजेगा भारत सरकार को या पे कमीशन को। तो दोस्तों ये बहुत बड़ी बात है। इन्होंने कैलकुलेट किया है फिटमेंट फैक्टर 1.93। इन्होंने 7 सीपीसी का फिटमेंट फैक्टर भी बताया है। इन्होंने बताया दोस्तों अगर 1.93 मिलता है तो जो 7 सीपीसी की मिनिमम बेसिक है 18,000, वो बढ़कर हो जाएगी 34,740 अगर 1.93 मिलता है। 7 सीपीसी का फिटमेंट फैक्टर भी 2.57 मिला था। किसके आधार पे? डीए 125% के आधार पे। जो 1/1/16 को डीए डीआर था 125%, वो मर्ज किया गया बेसिक में और उसके हिसाब से फिटमेंट फैक्टर बनाया गया 2.57। इन्होंने कैलकुलेशन भी समझाई, जैसे 2.25 प्लस भारत सरकार का इंक्रीजमेंट 0.32, तो इन दोनों का टोटल तो फिटमेंट फैक्टर आ गया 2.57। इस तरीके से मिला था। फिर अगला पॉइंट है 8 सीपीसी में मिलिट्री सर्विस पे को बेसिक में जोड़ा जाए। फिर दोस्तों इन्होंने डिमांड करी है मिलिट्री सर्विस पे की। मिलिट्री सर्विस पे को बढ़ाया जाए 8 सीपीसी में। इन्होंने बताया कि मिलिट्री सर्विस पे को 8 सीपीसी में बढ़ाया जाए और बेसिक में जोड़ा जाए। जो आपकी बेसिक है, पे है, पेंशन है, उसमें जोड़ा जाए। मिलिट्री सर्विस पे को अलग से दिखाया जाए और जोड़ा जाए ताकि अलग से पता चले कि मिलिट्री सर्विस पे आपकी जुड़ी है या नहीं जुड़ी। जी हाँ दोस्तों आप ओआरओपी 1 ले रहे हैं,
OROP 2 ले रहे हैं या फिर OROP 3 ले रहे हैं, आपको OROP की पेंशन मिल रही है। अब दोस्तों कई पेंशनर्स ऐसे हैं जिनको पता नहीं कि OROP में मिलिट्री सर्विस पे ऐड है। 6 CPC में कितनी ऐड थी मिलिट्री सर्विस पे? 2000 का आधा, 1000 रुपए। अब कहीं ये लिखित में नहीं है, OROP की जो टेबल है उसमें आपको मिलिट्री सर्विस पे अलग से नहीं दिखेगी, लेकिन वो आपकी बेसिक पेंशन में ऐड है। ऐसी 7 CPC में 5200 मिलिट्री सर्विस पे है, लेकिन उसकी आधी 2600 रुपए आपकी पेंशन में ऐड है। यानी OROP में आपकी मिलिट्री सर्विस पे ऐड है। जो लास्ट पे डॉन का 50% पेंशन ले रहे हैं उनकी पेंशन में भी मिलिट्री सर्विस पे ऐड है, लेकिन इन्होंने डिमांड करी है कि मिलिट्री सर्विस पे को एक अलग से कॉलम में दिखाया जाए ताकि पेंशनर्स को पता लगे कि मिलिट्री सर्विस पे उनको मिल रही है। काफी पेंशनर्स को पता नहीं है कि मिलिट्री सर्विस पे उनको मिल भी रही है या नहीं मिल रही, तो इन्होंने डिमांड करी है कि 8 CPC में मिलिट्री सर्विस को बढ़ाया जाए और साथ ही साथ उसे अलग से दिखाया जाए, अलग से पता लगे पेंशनर्स को कि मिलिट्री सर्विस पे हमें इतनी दी जा रही है या फिर पेंशन में ऐड है, अलग से दिखे वो टेबल में। तो ये डिमांड इन्होंने करी है। फिर दोस्तों अगली डिमांड है, जिन पेंशनर्स की एज 75 साल से ऊपर है उनको टैक्स में छूट दी जाए। जिन पेंशनर्स की एज 75 साल से ऊपर है, अगर उनसे टैक्स वसूला जाता है तो उसमें छूट दी जाए 8 CPC में, यानी उनसे टैक्स ना वसूला जाए जिनकी एज 75 साल से ऊपर है। उनकी लाइफ एक्सपेक्टेंसी को देखकर साल दर साल बुजुर्गों की लाइफ एक्सपेक्टेंसी कम हो रही है। जीने का जो परसेंटेज है, जो जीने का परसेंटेज है वो हर एक साल कम हो रहा है, हर एक साल कम हो रहा है। तो इसको ध्यान में रखकर टैक्स ना वसूला जाए पेंशनर्स से, जिन पेंशनर्स की एज 75 साल से ऊपर है। लाइफ एक्सपेक्टेंसी को देखकर, उनके जीने की क्षमता को देखकर, क्योंकि जीने की क्षमता हर एक साल कम हो रही है। कोई पेंशनर्स 65 पे एज पे उनकी डेथ हो जाती है, किसी की 60 एज में हो जाती है, किसी की 45 एज में हो जाती है, यानी 75 साल से पहले कई पेंशनर्स की मृत्यु हो जाती है। तो लाइफ एक्सपेक्टेंसी को देख के उनसे टैक्स ना लिया जाए। फिर दोस्तों अगला मुद्दा यहां पे रखा, 8 CPC में एडिशनल पेंशन का लाभ 65 वर्ष में 5%, 70 वर्ष में 10% और 75 वर्ष में 15% एडिशनल पेंशन दी जाए, जो सिफारिशें पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी ने दी थी। जी हां दोस्तों, नेवी फाउंडेशन इन्होंने एक मुद्दा उठाया कि 8 CPC में अतिरिक्त पेंशन, एडिशनल पेंशन का लाभ 80 साल पे तो दिया जाता है 20%, लेकिन कम एज में दिया जाए। जैसे अगर किसी पेंशनर्स के 65 वर्ष पूरे हो गए हैं तो 5% एडिशनल पेंशन उनको दी जाए। अगर पेंशनर्स के 70 साल पूरे हो गए हैं तो 10% एडिशनल पेंशन दी जाए। अगर पेंशनर्स के 75 साल पूरे हो गए हैं तो 15% एडिशनल पेंशन दी जाए। और ये भी लाइफ एक्सपेक्टेंसी को देखते हुए, जो लाइफ एक्सपेक्टेंसी है, जीने की क्षमता है, उसके आधार पे कम एज में ही एडिशनल पेंशन दी जाए। क्योंकि 80 साल पे तो ज्यादा पेंशनर्स पहुंच ही नहीं पाते, बहुत से पेंशनर्स की डेथ बहुत पहले ही हो जाती है। तो उससे पहले पेंशनर्स को लाभ दिया जाए एडिशनल पेंशन का। 80 साल पे तो मिल ही रहा है 20%, लेकिन जो 80 साल का पीरियड बनाया है उसे कम करके 65 साल किया जाए। यह डिमांड उठाई है कि 8 CPC में ऐसा हो। फिर अगली डिमांड है, JCOs जवानों के वेतन वृद्धि को दोबारा से रीग्रुप करना, फिर से इकट्ठा करना। जी हाँ दोस्तों, एक और डिमांड उठाई है कि JCOs जवानों की जो वेतन वृद्धि में प्रॉब्लम है उसको ठीक करना, उसको सही करना 8 CPC में। बहुत से ऐसे पेंशनर्स हैं, JCOs है, जवान है, जिनकी पेंशन ठीक नहीं चल रही, प्रॉब्लम है। तो 8 CPC में सभी प्रॉब्लम्स को दूर करके उनकी पेंशन ठीक करना, पेंशन को बढ़ाना। फिर अगला मुद्दा है, NFU नॉन फंक्शनल फाइनेंशियल अपग्रेडेशन दिया जाए अधिकारियों को 8 CPC में। जी हाँ दोस्तों, जो NFU की मांग है अधिकारियों के लिए, उसको 8 CPC में दिया जाए। जो प्रॉब्लम है, जो चल रही है पेंशन में या फिर पे में, उसको ठीक किया जाए अधिकारियों की 8 CPC में। साथ ही साथ नॉन फंक्शनल अपग्रेडेशन, फाइनेंशियल अपग्रेडेशन अधिकारियों को दे दिया जाए फाइनली 8 CPC में। तो इसकी डिमांड भी करी है। साथ ही साथ कुछ पे स्केल का जिक्र करा है अधिकारियों का, और इसके मुकाबले सिविल के अधिकारियों का, उसका भी जिक्र करा है। फिर अगला मुद्दा उठा है, कम्यूटेशन की अवधि को कम किया जाए 8 CPC में। जो कम्यूटेशन का पीरियड 15 साल का है उसे कम करके 10 साल 12 साल किया जाए।
कम्यूटेशन का मुद्दा भी इन्होंने उठाया है। इन्होंने कहा है कि संसद में जो सरकार ने जवाब दिया था कम्यूटेशन के बारे में कि अभी पीरियड 15 साल का ही है, और फिर बाद में कहा था कि ये मुद्दा 8 सीपीसी में उठेगा, तो सरकार को 8 सीपीसी में कम्यूटेशन का जो पीरियड है उसे कम करना है, तो ये मुद्दा भी उठा है। फिर अगला पॉइंट है, अग्निवीरों को 4 साल की सेवा के बाद बाहर किया जा रहा है। अग्निवीरों को रोजगार के अवसर प्रदान करना 4 साल की सेवा के बाद। जो अग्निवीरों के साथ अन्याय हो रहा है, भेदभाव हो रहा है, तो वो भेदभाव खत्म किया जाए 8 सीपीसी में, उनको और रोजगार दिए जाएं। जैसा आपको होता है अग्निवीरों की जो सेवा है वो 4 साल की है, 4 साल की सेवा के बाद उनको अच्छे मौके दिए जाएं, भले ही सेना में मिले लेकिन और अच्छे अवसर दिए जाएं रोजगार के, ताकि 4 साल बाद उनको भटकना ना पड़े। तो दोस्तों अग्निवीरों की सुरक्षा के लिए ये कदम उठाए हैं इन्होंने, इसमें ड्राफ्ट किया है ताकि ये मामला आगे सरकार के पास जाए। तो दोस्तों ये सब मुद्दे थे जो नेवी फाउंडेशन चैप्टर ने लिखे हैं और नेवल हेडक्वार्टर को पहुंचाए हैं। तो दोस्तों ये कुछ जानकारियां थी जो मैंने आपको दी हैं, ये लेटेस्ट जानकारियां थी। तो दोस्तों जो नेवी फाउंडेशन है, जो नेवी की एसोसिएशन है, वो अपने टर्म ऑफ रेफरेंस दे रही है नेवल हेडक्वार्टर को, ताकि नेवल हेडक्वार्टर टर्म ऑफ रेफरेंस 8 सीपीसी के भारत सरकार को सौंपे। इसी तरीके से दोस्तों जो आर्मी है, जो आर्मी की एसोसिएशन है या फिर पेंशनर्स के संगठन है, वो भी टर्म ऑफ रेफरेंस बनाकर सेना हेडक्वार्टर को दें, आर्मी हेडक्वार्टर को दें, ताकि सब टर्म ऑफ रेफरेंस भारत सरकार को सौंपे जाएं। जो भी आपकी प्रॉब्लम है पेंशन से संबंधित, वो सब टर्म ऑफ रेफरेंस में लिखे जाएं, ताकि 8 सीपीसी में कोई भी गलतियां ना हो। जिस तरीके से नेवल एसोसिएशन ने, नेवी फाउंडेशन ने ये लिखा है लेटर, इसी तरीके से आर्मी का भी जाना चाहिए, एयरफोर्स का भी जाना चाहिए हेडक्वार्टर के पास, आर्मी हेडक्वार्टर के पास या फिर एयरफोर्स हेडक्वार्टर के पास। तो दोस्तों ये सब जानकारी मैंने आपको दे दी। इसके अलावा कुछ और आपको पूछना हो तो आप नीचे कमेंट कर सकते हैं। आपके अपने विचार क्या हैं, क्या सुझाव हैं, आप कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो को मैं खत्म करता हूं। ऐसी जानकारियां, लेटेस्ट जानकारियां आपको मिलती रहेंगी इस चैनल के माध्यम से, इसलिए जानकारियों को तुरंत पाते रहने के लिए चैनल से जुड़ जाइए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चैनल का नाम है रक्षित खन्ना। थैंक यू सो मच।